आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइंस एंड स्टीम नोजल्स। तो मुख्य विषय क्या है इसमें? नोजल का कार्य और प्रकार, स्टीम एक्सपेंशन थ्रो नोजल, स्टीम का विस्तार जो है नोजल के थ्रू, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंड डिस्चार्ज, टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन, स्टीम वाला टरबाइन के टाइप पढ़ेंगे, इम्पल्स एंड रिएक्शन पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइंस, वेलोसिटी, प्रेशर एंड प्रेशर वेलोसिटी, different between impulse and reaction turbine, simple numerical based on velocity of jet, work done, efficiency। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले नोजल क्या होता है? तो नोजल एक ऐसा उपकरण है जो उच्च दाब वाली भाप को उच्च वेग वाली धारा में परिवर्तित करता है। नोजल एक ऐसा उपकरण है जो उच्च दाब वाली भाप को उच्च वेग वाली धारा में परिवर्तित करता है। नोजल का कार्य क्या है? नोजल का मुख्य कार्य भाप की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना है, जिससे भाप टरबाइन के ब्लेड पर अधिक बल लगा सके। नोजल का मुख्य कार्य है जो भाप की ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे टरबाइन पर अधिक बल लगे। स्टीम नोजल के प्रकार बताइए। कन्वर्जेंट नोजल भाप को सोनिक वेलोसिटी तक तेज करता है। पहला है कन्वर्जेंट नोजल, यह भाप को सोनिक वेलोसिटी तक तेज करता है। सोनिक वेलोसिटी मतलब बहुत हाई वेलोसिटी तक। डिवर्जेंट नोजल, यह भाप को सोनिक से सुपर सोनिक वेलोसिटी तक तेज करता है। कन्वर्जेंट डिवर्जेंट नोजल, सीडी नोजल इसे कहेंगे। दोनों का संयोजन अधिकतम उपयोग टरबाइन में होता है। इसी का ये दोनों का संयोजन होता है। स्टीम टरबाइन क्या है? स्टीम टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो भाप की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे शाफ्ट घूमता है। यंत्र है जो भाप की ऊर्जा को, स्टीम टरबाइन जो है भाप की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे शाफ्ट घूमता है। टरबाइन के प्रकार बताइए। इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। दो ही प्रकार होते हैं टरबाइन के, इम्पल्स और रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है। इम्पल्स टरबाइन क्या है? इम्पल्स टरबाइन में भाप की संपूर्ण ऊर्जा नोजल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इम्पल्स टरबाइन जो है क्या होता है? इसमें भाप की संपूर्ण ऊर्जा नोजल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और यह ब्लेड पर टकराकर कार्य करती है। उदाहरण डी लेवल टरबाइन एक ही उदाहरण है इसका। इम्पल्स टरबाइन में भाप की संपूर्ण ऊर्जा नोजल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ब्लेड पर टकराकर कार्य करती है। इसका उदाहरण है इम्पल्स टरबाइन का डी लेवल टरबाइन। लेवल टरबाइन भी पढ़ सकते हैं। रिएक्शन टरबाइन क्या है? रिएक्शन टरबाइन में भाप की आंशिक विस्तार ब्लेडों के भीतर भी होता है। रिएक्शन टरबाइन में भाप का आंशिक जो विस्तार होता है वो ब्लेडों के अंदर भी होता है, जिससे ब्लेड के को दोनों ओर से बल प्राप्त होता है। पर्सन टरबाइन इसका उदाहरण है। रिएक्शन टरबाइन का उदाहरण है पर्सन्स टरबाइन। टरबाइन कंपाउंडिंग क्या है? जब भाप के दबाव या वेग को कई चरणों में घटाया जाता है ताकि गति और दक्षता अधिक हो, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। टरबाइन का जो कंपाउंडिंग है, भाप के वेग को कई चरणों में घटाया जाए ताकि गति कम और दक्षता अधिक हो जाए, तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में मुख्य अंतर बताइए। आधार इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। चलो यह क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइडेंट नहीं है, इस एक में ये लिखा गया है, अलग करके पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है टरबाइन इफिशिएंसी क्या है? अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहुंचा हुआ सवाल है। टरबाइन जो इफिशिएंसी निकाला जाता है, दक्षता टरबाइन की, तो टरबाइन इफिशिएंसी बराबर वास्तविक कार्य बटा उपलब्ध ऊर्जा गुणे 100।
एटा बराबर वर्क आउटपुट अपान काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड गुणे 100। ठीक है, इसका क्या है, टरबाइन इफिशिएंसी बराबर वास्तविक कार्य गुणे बटा उपलब्ध ऊर्जा गुणे 100, यानी एटा बराबर वर्क आउटपुट अपान काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड गुणे 100। बस इतना ही। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में नोजल की कार्य प्रणाली समझाइए। वर्किंग ऑफ नोजल। उच्च दाब की भाप नोजल में प्रवेश करती है, नंबर 1 डाल के लिखेंगे इसे। उच्च दाब की भाप नोजल में प्रवेश करती है। जैसे जैसे नोजल का क्षेत्रफल घटता है भाप का दाब घटता जाता है। भाप का दाब जो है घटता है और वेग बढ़ता है। इस प्रकार दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जैसे जैसे नोजल का क्षेत्रफल घटता है उसी तरह वैसे वैसे भाप का दाब जो है घटता है और वेग बढ़ता है। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ना चाहिए है, लेकिन भाप का मामला है तो यहाँ पर दाब घटता है, ध्यान देंगे, और वेग बढ़ेगा। क्षेत्रफल भी घटता है, दाब भी घटता है, लेकिन भाप का, और वेग बढ़ता है। इस प्रकार दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। दाब ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नोजल से निकली उच्च वेग वाली भाप टरबाइन ब्लेड से टकराती है और यांत्रिक कार्य उत्पन्न करती है। नोजल से निकली उच्च वेग वाली भाप टरबाइन ब्लेड से टकराती है और यांत्रिक कार्य मतलब कार्य में बदल जाती है, यांत्रिक कार्य उत्पन्न करती है। नोजल की कार्य प्रणाली यहाँ कंप्लीट हो गया। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का वर्णन करें, यानी संयुक्त नोजल का डीसी सीडी नोजल का वर्णन करें। तो इस नोजल में पहला भाग संकुचित कन्वर्जेंट होता है, दूसरा भाग फैला हुआ मतलब डिवर्जेंट है। भाप कन्वर्जेंट भाग में सोनिक वेलोसिटी तक पहुंचती है, ये हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। फिर डिवर्जेंट भाग में सुपरसोनिक वेलोसिटी तक प्राप्त करती है। जो भाप है सुपरसोनिक वेलोसिटी प्राप्त करती है डिवर्जेंट भाग में। इसके बाद इसे डी लेवल नोजल भी कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, बहुत इजी और बहुत शॉर्ट है, बहुत सोच में आंसर है। कन्वर्जेंट में सोनिक वेलोसिटी में बदलती है, डिवर्जेंट में सुपरसोनिक प्राप्त कर लेती है। इसे डी लेवल नोजल भी कहा जाता है। इम्पल्स टरबाइन का सिद्धांत एवं कार्य समझाइए। भाप सिद्धांत पहले देखेंगे इम्पल्स टरबाइन का। भाप का दाब नोजल में घटता है। सिद्धांत भाप का दाब जो है नोजल में घटता है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यह भाप ब्लेड पर टकराकर उन्हें घुमाती है। कार्य प्रक्रिया देखेंगे इम्पल्स टरबाइन का। नोजल में दाब घटेगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। इम्पल्स टरबाइन का यही सिद्धांत है। और भाप ब्लेड पर टकराकर उन्हें घुमाती है। कार्य समझेंगे। नोजल से भाप उच्च वेग से निकलती है। यह भाप ब्लेड पर टकराकर दिशा बदलती है। दिशा परिवर्तन के कारण बल लगता है और रोटर घूमता है। पहला नंबर डालेंगे, नोजल से भाप उच्च वेग से निकलती है। दूसरा नंबर है यह भाप ब्लेड पर टकराकर दिशा बदलती है। तीसरा नंबर है दिशा परिवर्तन के कारण बल लगता है और रोटर घूमता है। डी लेवल इसका उदाहरण है डी लेवल टरबाइन। लावल लिखा है, लेवल में लावल पढ़ेंगे हम लोग, ये लिए भी ये लिखा है। डी लेवल टरबाइन, कर्टिस टरबाइन, दो उदाहरण हो गया इसका। रिएक्शन टरबाइन का सिद्धांत एवं कार्य समझाइए। रिएक्शन टरबाइन का सिद्धांत है भाप का आंशिक विस्तार ब्लेड के भीतर होता है जिससे प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होती है, रिएक्शन फोर्स। कार्य जो है इसका भाप स्टेटर ब्लेड से गुजरकर रोटर ब्लेड पर गिरती है। भाप स्टेटर ब्लेड से गुजरकर रोटर ब्लेड पर गिरती है। दोनों ब्लेडों में दाब गिरावट होती है। यह दाब भिन्नता रोटर को गति देती है। पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन इसका उदाहरण है। टरबाइन कंपाउंडिंग क्या है, इसके प्रकार बताइए। उच्च गति को कम करने हेतु भाप का विस्तार कई चरणों में किया जाता है, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। उच्च गति को कम करने के लिए भाप का जो विस्तार है कई चरणों में बांट दिया जाता है, किया जाता है मतलब, तो इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। प्रकार जो है इसका, टरबाइन कंपाउंडिंग क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो इसका प्रकार है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। एक दाब गिरावट कई वेग चरण। वेलोसिटी कंपाउंड जो होता है इसमें एक दाब गिरावट होता है, कई वेग चरण होते हैं इसमें। कर्टिस टरबाइन इसका नाम है।
प्रेशर कंपाउंडिंग, दाब को कई चरणों में घटाया जाता है। रेटिव टरबाइन इसका उदाहरण है। और वेलोसिटी कंपाउंड का उदाहरण है कर्टियस टरबाइन। प्रेशर कंपाउंडिंग का उदाहरण है रेटिव टरबाइन। दाब कई चरणों में घटाया जाता है। पहले नंबर में वेलोसिटी वाले में दाब गिरावट कई वेग चरण होते हैं इसमें। प्रेशर कंपाउंडिंग में दाब कई चरणों में घटाया जाता है। रेटिव टरबाइन इसका उदाहरण है। प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड में दोनों का संयोजन, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में दोनों का संयोजन हो जाता है, वेलोसिटी और प्रेशर का। स्टीम टरबाइन की दक्षता पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। स्टीम टरबाइन की दक्षता पर प्रभाव डालने वाले कारक, पहला नंबर भाप का दाब और तापमान, नोजल डिजाइन, ब्लेड का कोण, एंगल ब्लेड एंगल, घर्षणहान ब्लेडों की स्थिति और आकार, कंडेंसर प्रेशर। ऑप्शनल क्वेश्चन देखें। नोजल में दाब घटने पर भाप का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाप की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नोजल में दाब घटने पर भाप का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाप की दाब गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। दाब जब घट जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए वेग बढ़ जाता है। जैसे जैसे दाब घटेगा वेग बढ़ता जाएगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अनुसार, बर्नौली जो प्रिंसिपल है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है कि दाब घटेगा वेग बढ़ेगा, या वेग बढ़ेगा दाब घटेगा। तो ये जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये मोटरसाइकिल चलाते हैं जब, तो वेग जब बढ़ा देंगे तो दाब घट जाएगा, तो गिरने की संभावना कम रहती है। या फिर वहाँ एरोप्लेन जब चलाते हैं तो बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। रिएक्शन टरबाइन की दक्षता इम्पल्स टरबाइन से अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें भाप का विस्तार ब्लेडों के अंदर भी होता है। रिएक्शन टरबाइन की दक्षता इम्पल्स टरबाइन से अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें भाप का जो विस्तार होता है ब्लेडों के अंदर भी होता है, जिससे भाप की अधिक ऊर्जा उपयोग में आती है और हानि कम होती है। टरबाइन कंपाउंडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उच्च वेग को नियंत्रित करने के लिए, रोटर को अत्यधिक गति से बचाने के लिए, अत्यधिक कार्य प्राप्त करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए। कंपाउंड कर देंगे तो दक्षता बढ़ जाएगी और कार्य अधिक मिलेगा। रोटर को अत्यधिक गति से बचाने के लिए, रोटर की गति कम हो जाएगी। उच्च वेग को नियंत्रित करने के लिए, वेग जो ज़्यादा होगा तो वो कम हो जाएगा कंपाउंड कर देंगे, तो टरबाइन कंपाउंड इसीलिए किया जाता है। इम्पल्स टरबाइन के लिए नोजल एंगल का क्या महत्व है? नोजल एंगल से भाप जेट के दिशा निर्धारित होती है। नोजल एंगल से भाप के जेट की दिशा निर्धारित होती है। नोजल एंगल का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, नोजल एंगल के लिए, नोजल एंगल का क्या महत्व है इम्पल्सिव टरबाइन के लिए? इम्पल्सिव टरबाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नोजल एंगल से भाप जेट की दिशा निर्धारित होती है। यदि कोण उचित ना हो तो भाप ब्लेड पर सही बल नहीं लगा पाता और दक्षता घटती है। ब्लेड पर सही बल नहीं लग पाता और दक्षता घट जाती है यदि कोण उचित नहीं रखा गया तो। नोजल एंगल को बहुत उचित रखना पड़ता है। स्टीम टरबाइन के उपयोग लिखिए। स्टीम टरबाइन का पहला उपयोग है थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए। स्टीम टरबाइन का दूसरा उपयोग है मैराइन प्रोपल्सन जहाज़ों में, मैरीन प्रोपल्सन जहाज़ों में, ठीक है, एक प्रकार का जहाज़ है। मैरीन प्रोपल्सन मतलब जहाज़ों में इसका प्रयोग होता है। और इंडस्ट्रियल ड्राइव में, इंडस्ट्रियल औद्योगिक ड्राइव्स में, कंबाइंड हीट एंड पावर CHP प्लांट में इसका प्रयोग होता है। स्टीम टरबाइन का प्रयोग जो है इंडस्ट्रियल ड्राइव में और कंबाइंड हीट पावर CHP प्लांट में। यूनिट में आपने सीखा नोजल का कार्य व प्रकार, इम्पल्स एवं रिएक्शन टरबाइन का सिद्धांत, कंपाउंड की विधियाँ, इफिशिएंसी एवं व्यवहारिक उपयोग, इतने हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, रट के जाइए। स्टीम टरबाइन के उपयोग सबसे इजी होता है थर्मल पावर प्लांट में, मैरीन इम्पल्सन जहाज़ों में, इंडस्ट्रियल ड्राइव में, कंबाइंड हीट एंड पावर CHP प्लांट्स में। धन्यवाद। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बच गया था, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में मुख्य अंतर बताइए।
आधार इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। विस्तार के अनुसार केवल नोजल में, इम्पल्स टरबाइन में केवल नोजल में विस्तार होता है, रिएक्शन टरबाइन में नोजल व ब्लेड दोनों में विस्तार होता है। इसके बाद दाब गिरावट। नोजल में दाब गिरावट जो होता है इम्पल्स टरबाइन में जो होता है दाब गिरावट, और नोजल में होता है धीरे धीरे ब्लेड में होता है रिएक्शन टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन में दाब गिरावट धीरे धीरे ब्लेड में होता है। उदाहरण देखेंगे, इम्पल्स टरबाइन का उदाहरण है डी लेवल और रिएक्शन टरबाइन का उदाहरण है पार्सन्स, PAR है। गति देखेंगे, इम्पल्स टरबाइन की गति जो है अधिक होती है जबकि रिएक्शन टरबाइन की गति कम होती है। इम्पल्स टरबाइन की दक्षता जो होती है वो मध्यम होती है और रिएक्शन टरबाइन की दक्षता अधिक होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लेना। बस, धन्यवाद।